नमस्कार दोस्तों। आज हम इग्नू के MHI 10 भारत में नगरीकरण का चैप्टर भारत में नगरीकरण 2 मुगल कालीन नगरों की स्थानिक विशेषताएं के बारे में इसमें जानकारी हमें मिलेगी। ये इग्नू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। परिचय देखते हैं। मुगल कालीन नगरों की स्थानिक विशेषताएं अद्वितीय थी, जिनकी इतिहास में खूब चर्चा की जाती है। अनेक इतिहासकारों ने इनकी तुलना यूरोप के नगरों से की है। अबुल फजल के अनुसार नगरों के लोग संपूर्ण विश्व से संबंध होते थे, इसलिए प्रगति संभव हुई। मध्यकालीन नगरों के संबंध में ऐसा ही देखने को मिलता है। इन नगरों में सभी क्षेत्रों के लोग आते थे और हमेशा चहल पहल रहती थी। इन नगरों में प्रत्येक प्रकार का सुख प्राप्त किया जाता था। इस काल के नगरों को विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे कस्बा, बल्दा और बंदर आदि। इतिहासकारों के अनुसार छोटे नगरों और बड़े नगरों में अंतर था। एक बड़े नगर को संबोधित करने के लिए फारसी शब्द शहर और अरबी के शब्द बाल्दा का प्रयोग किया जाता था। बहार-ए-आजम के अनुसार शहरों में शानदार भवन और हरे भरे बाग बगीचे होते थे। दार उल खिलाफत को राजधानी नगर कहा जाता था। बंदर एक बंदरगाह होता था। परगना विशेष से संबंध एक बड़े गांव कस्बा होता था। यह एक ग्रामीण शहरी केंद्र था, जिसमें गांवों की विशेषताएं भी शामिल थी। पूर्व प्रत्यय एक मंडी या एक उपनगर के रूप में प्रयुक्त होता था। पूर्व नगरों को ही पर्याय होता था, जिसका प्रयोग पूर्व मध्यकाल में होता था। मध्यकाल में इसका अर्थ परिवर्तित हो गया और इसके साथ कुछ और शब्द जुड़ गए और नगर की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आ गया। मध्यकाल में नगरीकरण की प्रक्रिया तीव्रता से विकसित हुई। इन नगरों का व्यापारिक महत्व अधिक था, परंतु इन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था। यहाँ शिल्पों का विकास भी बहुत अधिक हुआ। शक्ति और सत्ता के केंद्रों के रूप में नगर। मुगल कालीन नगर शक्ति और सत्ता के केंद्र होते थे और शाही महलों का निर्माण नियंत्रक स्तरों के रूप में किया जाता था। शाही महलों का निर्माण नियंत्रक स्थलों के रूप में, यहाँ से ही सब चीज सुचारू रूप से चला जाता था। मेन पॉइंट राजा का महल ही होता था। बाबर द्वारा आगरा में उद्यान विकास का निर्माण उसके नियंत्रण का सूचक था। इसी प्रकार का उदाहरण हुमायूं द्वारा इंद्रप्रस्थ में दीनपनाह का निर्माण है। इलाहाबाद में अकबर के नियंत्रण का सूचक वहां उसके द्वारा निर्मित किला है। शाहजहां ने दिल्ली में यमुना के किनारे लाल किला बनवाया, जिसमें झरोखा दर्शन की व्यवस्था थी। मुगलों ने अपनी राजधानी की खूब साज सज्जा करवाई, जो उनकी भव्यता, शक्ति और सत्ता की अभिव्यक्ति थी। इसी कार्य के लिए राजधानी में राजसी जुलूसों, अद्भुत प्रदर्शन और सार्वजनिक ठाट बाट की व्यवस्था की गई थी। शाही उत्सव भी विभिन्न प्रकार के होते थे, जैसे धार्मिक उत्सव, सगाई समारोह आदि। शाही दर्शक दरगाह या झरोका दर्शन वाले स्थान मुगल शासकों की दैवीय राजनीतिक सत्ता का प्रतीक थे। इसलिए सभी राजधानी नगरों में झरोका दर्शन के स्थल थे, जिसमें काफी संख्या में लोग एकत्र होते थे। मुगल सम्राटों ने नगरों में शाही परिदृश्य द्वारा लोगों में भय और दिखावा जारी रखा। पितृसत्तात्मक नौकरशाही नगर। मुगल कालीन नगर पितृसत्तात्मक नौकरशाही के केंद्र था, जिसका सम्राट के साथ निजी संबंध था।
सभी प्रकार के उत्पादन और विनिमय संबंधों, उपयोगों के तरीकों और नगर में सामाजिक संपर्कों से भी शाही परिवार और कुलीन जनों की जीवन शैली की झलक दिखाई देती थी। संरक्षक के रूप में राजा तथा यजमान के रूप में कुलीन जनों का शहरी परिदृश्य का पर्याप्त प्रभाव था। दिल्ली में शाहजहानाबाद राज्य के पितृसत्तात्मक नौकरशाही परिषद का शहरी निचोड़ था और शहरों के आवासों में राजकीय भवनों की झलक दिखाई देती थी। कियो इजुका के अनुसार सम्राट की बुनियादी जरूरतों और विचारों के अनुसार ही शहरी रूपों और स्वरूपों का विकास हुआ, परंतु अबुल फजल इससे सहमत नहीं थे। उसके अनुसार शहर में शिल्पकारों का निवास स्थान होता था। चेनाई का कहना है कि शहर में राजाओं और कुलीनों आदि के अलावा मध्यम आय वर्ग के लोग भी अधिक संख्या में रहते थे। मुगल वास्तुकारों ने शहरों को नया रूप देने के साथ सार्वजनिक सेवाओं को भी पर्याप्त व्यवस्था की। शिविर नगर। बर्नियर का कहना है कि 17वीं शताब्दी के नगर शिविर नगर थे और यहाँ असाधारण गतिशीलता थी। कार्ल मार्क्स ने बताया था कि शहरी विकास की गति कम होने का मुख्य कारण भारत के नगर का सैन्य शिविर होना था। शिविर के आसपास के क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिशीलता आ जाती थी। आगरा, फतेहपुर सिकरी और शाहजहानाबाद जैसे राजधानी नगर जीवंत वाणिज्यिक केंद्र थे। शाहजहानाबाद के प्रमुख बाजारों की दो श्रृंखलाएं थी, फैज बाजार, उर्दू बाजार और फतेहपुर बाजार। बर्नियर के अनुसार दिल्ली में हजारों प्रकार की वस्तुएं बिकती थी। सिकरी में व्यापारियों एवं पेशेवर वर्ग के निवास स्थान आसपास हुआ करते थे, जिससे पता चलता था कि राजनीतिज्ञों और व्यापारियों के बीच घनिष्ठ संबंध था। विलियम फिंच यद्यपि महल और भवनों की उजाड़ स्थिति का वर्णन करता है, परंतु वह इसे नील उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र मानता है। लगभग सभी मुगल शहरों में पेशेवर वर्गों, कारीगरों और कामगारों वर्गों के लिए अलग अलग मोहल्ले होते थे। लगभग सभी यूरोपीय व्यापारियों ने मुगल बाजारों के गुलजार होने की स्थिति का वर्णन किया है। पेल्सर्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि आगरा और सिकरी नगर कारीगरों से भरे थे। ये नगर विशेष रूप से अपने कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। बर्नियर के अनुसार यहाँ बड़े पैमाने पर व्यापारी वर्ग रहता था, जिनके नगर में अस्थायी घर और गोदाम होते थे और ये शिविर के साथ चलने को मजबूर नहीं थे। गतिशील शहर। अनेक विद्वानों के विचार इस्लामिक शहरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता मोबाइल टेंट या गतिशील शिविर था। मोहम्मद धारीपोर और मनु सोबती के अनुसार ये स्थिर भी थे और खनाबदोश की तरह चलायमान भी थे, अर्थात इसमें सांस्कृतिक दोहरापन था। रेजावी का कहना है कि गतिशील शिविर के द्वारा राजविद्रोह और बाहरी खतरों पर नियंत्रण रखते थे। ये चलायमान महल होते थे। बाबर और अकबर ने गतिशील शिविरों का अधिक प्रयोग किया। अकबर द्वारा आगरा के किले और फतेहपुर सिकरी के निर्माण योजना की गतिशील शिविरों पर आधारित थी। बर्नियर औरंगजेब के गतिशील शिविरों का भी वर्णन करता है, जो दिल्ली से लाहौर होकर कश्मीर के मार्ग पर स्थित था। शिविरों में दीवाने आम और दीवाने खास सहित सभी सुविधाएं मौजूद होती थीं। व्यापारी और सभी प्रकार के शिल्पकार भी शिविर के अभिन्न अंग होते थे। शिविरों की संख्याएं काफी बड़ी होती थी। शाही परिवारों के लगने के पश्चात शाही शिविरों के लगने के पश्चात यहाँ व्यवसायिक गतिविधियां तेज हो जाती थी। शिविर के प्रमाण के दौरान साम्राज्य की सभी नियमित गतिविधियां शिविर के भीतर ही आयोजित की जाती थी। इन शिविरों की विशेषताएं इन्हें शिविर नगर के स्थान पर गतिमान शहर ठहराती है। ग्रामीण शहरी निरंतर कस्बा। कस्बा ऐसा नगर है जिसमें ग्रामीण शहरी संस्कृति की निरंतरता मिलती है। वैसे यूरोपीय यात्रियों ने मुगल शहरों को गांवों
का समूह कहा है। आगरा को 65 ने एक गांव कहा है। हबीब और के ए चौधरी के अनुसार कस्बे में व्यापार एक तरफा होता है। इनके अनुसार मध्य युगीन शहरों की प्रगति परजीवी थी। धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में भारी राजस्व का संग्रह और उनका नियंत्रण एक छोटे से शासक वर्ग के हाथ में आ गया। चेतन सिंह का विचार है कि 17वीं शताब्दी में शहरों और गांवों के बीच आपसी परजीवी संबंध है। उनका तर्क है कि गांवों से शहरों तक खाद्य पदार्थ और कच्चे माल की आपूर्ति की जाती थी। वैसे बड़े शहरों गांवों पे ही निर्भर थे। कस्बों का विकास सल्तनत काल से ही शुरू हो गया था, परंतु मुगल काल में यह परिपक्व हो गया। अत्यधिक मुद्रीकरण और व्यवसायीकरण से कस्बों के विकास को बल मिला। 16वीं और 17वीं शताब्दी में बाजार वाले गांवों का भी कस्बा कहा जाने लगा। यहाँ से शहरों और गांवों की मांग पूरी की जाती थी। कस्बे में महाजन किसानों से सीधा कृषि उत्पादन खरीदकर उसे दिल्ली, आगरा, जयपुर आदि शहरों में बिक्री के लिए आगे भेज देते थे। 18वीं शताब्दी में कस्बों का अभूतपूर्व विकास हुआ। 18वीं शताब्दी में विकास होने के वाला चंदखेड़ी शहर एक ऐसा नगर है जिसका विकास पुराने कस्बे खानपुर के पास हुआ। मुगल शक्ति के ह्रास के साथ कस्बों का पतन होने लगा, परंतु कस्बों की मंडियों का विकास होता रहा और आगे चलकर ये स्वयं कस्बा बन गए। कुछ कस्बे सूती केंद्र के लिए विकसित हो गए, जैसे बंगाल में ताड़िया, ढाका, लखीमपुर आदि। 19वीं शताब्दी में कस्बों की संख्या में गिरावट आने लगी। नगरीय परिदृश्य। नगरों का विकास मुख्य रूप से शाही राजाओं द्वारा और अभिजात वर्ग द्वारा किया गया है। ये नगर दो प्रकार के थे, स्वतः विकसित शहर और शाही शहर। स्वतः विकसित शहरों में बाजार केंद्र, धार्मिक केंद्र और बंदरगाह नगर थे। शाही नगर राजधानी नगर, प्रशासनिक केंद्र और सीमावर्ती नगर थे। इन नगरों में पदानुक्रम था, जैसे राजधानी नगर, सामरिक केंद्र आदि। इन नगरों की भविष्य शासकों के भविष्य पर निर्भर था। इन नगरों की विशेषताएं एक दूसरे पर व्याप्त थी, जैसे लाहौर एक समय सामरिक और प्रशासनिक केंद्र दोनों था, साथ ही रेशम मार्ग से जुड़ा वाणिज्यिक केंद्र था। बनारस धार्मिक नगर था, रेशम और बूटेदार जारी जैसा वस्त्रों का भी उत्पादन किया जाता था। 17वीं शताब्दी में कई नगरों का विकास क्षेत्रों और इलाकों में नियुक्त अमीरों जागीरदारों ने किया। रुहेलखंड की स्थापना बहादुर खान ने यहाँ रोहिल्लाओं के द्वारा बचाकर किया। योजना और किलाबंदी। मध्यकालीन एशियाई शहरों को पेरी एडरसन ने योजना रहित बताया, परंतु योजना सभी मुगल संरचनाओं का मूल था। बाबरनामा की पेंटिंग में बाबर और उसके वास्तुकार को बाग के नक्शे के साथ दिखाया गया। अन्य संबंध गतिविधियों के लोग भी हैं। यही नहीं, शाहजहानाबाद मुगल साम्राज्य की योजना का आदर्श उदाहरण है। मुगलों के शासन में भवन निर्माण विभाग की स्थापना की गई, जिसकी प्रमुख मीर ए इमारत होता था। शाही निर्माण के लिए एक अलग से वास्तुकार होता था। मुगल साम्राज्य में महल, नगर या बाग सबके लिए योजनाएं बनाई गई थी। आईने अकबरी में भवन निर्माण से संबंधित कारीगरों का उल्लेख है। मुगल शहरों में महल अमीर, आम जनता और व्यापारी आदि होते थे। मुगल महल नगर के केंद्र में होता था ताकि समस्त जनता झरोखा दर्शन कर सके। महलों की किलाबंदी होती थी। प्रांतों में मनसबदारों, जागीरदारों, जमींदारों और अधिकारियों के लिए भवन शाही भवन जैसे ही होते थे। मुनीब खान का हम्माल, पुल, मंडप आदि अधिक प्रसिद्ध थे। चौक। बाजार ए चहारसू अकबर के काल से ही प्रचलित रहा, जिसमें सड़कें और दुकानें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। सिकरी इसका उदाहरण है। चांदी चौक भी प्रसिद्ध था। धार्मिक स्थल। शाही शहरों की संरचनाओं को निर्धारण से चिश्ती समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती की बंदरगाह बनवाई। इसी प्रकार हुमायूं ने भी चिश्ती के संत शेख निजामुद्दीन औलिया के बंदरगाह के ठीक बगल में ही अपनी राजधानी दिनपना बनाने की योजना बनाई थी। मुगल काल के दौरान सफेद संगमरमर का बहुत
यातायात में प्रयोग लौकिक सत्ता के साथ संबंध को दर्शाता है। वस्तुतः सफेद संगमरमर संत प्रवृत्ति का प्रतीक था, इसलिए सभी राजकीय मस्जिदों में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। मुगलों ने अपनी शक्ति और सत्ता को वैध बनाने के लिए पवित्र स्थानों को अपनाने पर बल दिया। अधिकांश सम्राट चिश्ती बाजारों के दर्शन करते थे। कारवा सराय मुगल कालीन नगरों, विशेष रूप से राजधानी नगरों में व्यापारियों और यात्रियों को ठहरने के लिए कारवा सराय का निर्माण किया गया। ये सराय प्राचीरों से घिरे होती थी और उनके अपने कुएं होते थे। सबसे आकर्षक सराय नूरजहां की यमुना नदी पर थी, जहां घोड़े और यात्रियों के ठहरने के लिए पर्याप्त जगह थी। अपने बगीचे के निकट जहां आरा बेगम ने सबसे शानदार सराय बनवाई। इनके अलावा भी अनेक प्रसिद्ध सराय थी। मुगल कालीन नगरों में उद्यान, लोधी शासकों के उद्यान की परंपरा को मुगलों ने भी जारी रखा। आगे चलकर ये स्थान शहरी स्थानों के मुख्य केंद्र बन गए। इनका उपयोग कई प्रकार से किया जाता था। सरल मनोरंजन के स्थान, राजा का राज्यारोहण और कब्र आदि। बाबर कहा करता था कि बाग शांति के स्थल हैं। हुमायूं ने अपने परिवार के साथ नदी किनारे स्थित उद्यान में मनोरंजन के लिए जाता था। संपूर्ण मुगल साम्राज्य के शासकों और अमीरों के द्वारा उद्यान बनवाए गए थे। उद्यानों को मुगल नगरों के परिदृश्य में मुख्य स्थान था। मुगलकालीन नगरों की जनसंख्या। मुगलकालीन नगरों की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रही। इरफान और हबीब के अनुसार नगरों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 12.5% से लेकर 15% था। रॉल्फ फिंच ने 1584 में फतेहपुर सीकरी और आगरा की लंदन से बड़े और अधिक आबादी वाले शहर के रूप में तुलना की थी। शहरी आबादी का एक बड़ा भाग औद्योगिक शिल्प ने घेर रखा था। क्वेश्चन 1 देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो आ चुका है इग्नू के पेपर में। मुगल शहरों की स्थानिक विशेषताएं की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, या मुगल कालीन नगरों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। दोनों एक जैसे, इनका आंसर ऐसे ही लिखना है, स्थानिक विशेषताएं या नगरों की प्रमुख विशेषताएं। मुगल शहर शक्ति और सत्ता का केंद्र होते थे और यहाँ इसके निर्माण कार्यों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे अकबर के द्वारा किले का निर्माण पूर्व परंपराओं में मुगलों के अधिकार का प्रतीक था। मुगलों द्वारा निर्मित राजधानी नगरों में भव्यता, शक्ति और नाटकीय अभिव्यक्ति दिखाई देती थी। इसलिए शाहजहानाबाद की जामा मस्जिद सफाविद मस्जिद ऐसा से श्रेष्ठ बनाने की कोशिश की गई। शाही महल के शाही दर्शक दीर्घा झरोका दर्शन के स्थान चिन्हित किए गए थे। ब्लेक ने मुगल साम्राज्य को पितृ सत्तात्मक नौकरशाही की तरह राजसी शहर को सम्राट के साथ निजी संबंधों से बंधे शाही महल के विस्तार के रूप में प्रदर्शित किया है, जिनका संबंध एक पिता और पुत्र की तरह था। संस्कृति के क्षेत्र में भी दरबारी संस्कृति का प्रभुत्व था। राजा और कुलीन जनों का शहरी परिदृश्य पर काफी प्रभाव पड़ा। शाहजहानाबाद के राज्य के पितृ सत्तात्मक नौकरशाही का निचोड़ था। चेनाई ब्लेक की आलोचना करते हुए यह तर्क देते हैं कि केवल पितृसत्तात्मक नौकरशाही साम्राज्य की सोच ही शहर के निर्माण में परिलक्षित नहीं होती। मध्य आय वर्ग वाले लोग भी अधिक संख्या में यहाँ रहते थे, जैसे पेशेवर, समृद्ध छोटे व्यापारी, निम्न श्रेणी के मनसबदार आदि। 17वीं शताब्दी में बर्नियर का कहना है कि भारतीय नगर मात्र सिविल नगर थे। वस्तुतः मुगल दरबारों में असाधारण गतिशीलता व्याप्त थी और वे राजप्रसादों की प्रतिकृति थे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा नगर ही चल रहा हो। मार्क्स का कहना था कि शहरी विकास की गति धीमी होने के कारण यह था कि भारत के नगर केवल सैन्य शिविर थे, परंतु यहाँ बर्नियर और ब्लेक की अवधारणाएं मध्यम वर्ग और शिल्पकारों की पूरी तरह से अनदेखी करती है। लगभग सभी मुगल शहरों में पेशेवर वर्गों, कारीगरों और कामगारों वर्गों के लिए अलग अलग मोहल्ले होते थे। यूरोपीय यात्रियों के द्वारा बाजारों की चहल पहल की खूब वर्णन की गई है। मुगल काल में कस्बे भी नगर के छोटे रूप होते थे। इन कस्बों का विकास गांव से हुआ, इसलिए यूरोपीय यात्रियों ने मुगल शहरों को गांव का समूह कहा। मुगल काल में अत्यधिक मुद्रीकरण और जीवंत व्यवसायीकरण ने कस्बों के विकास पर बल दिया।
विकास होने के पश्चात भी इन नगरों की ग्रामीण संस्कृति के अंश दिखाई देते हैं। इसलिए कई भारतीय नगरों में ग्रामीण शहरी निरंतरता दिखाई देती है। शाही और अभिजात वर्गों द्वारा बनाए गए मुगल शहर प्रायः दो प्रकार के होते थे: स्वतः विकसित शहर और शाही शहर। स्वतः विकसित शहर बाजार केंद्र, धार्मिक केंद्र या नगर शामिल होते थे। शाही शहरों में राजधानी नगर, प्रशासनिक नगर, सीमावर्ती और सामरिक नगर शामिल होते थे। इन नगरों में पदानुक्रम होता था। के.एन. चौधरी के अनुसार राजधानी नगर जैसे दिल्ली, आगरा, लाहौर, अहमदाबाद, पटना, बुरहानपुर, काबुल और कांधार मुख्य शहर थे। मुगलकालीन अधिकांश शहर धार्मिक स्थल थे और इनके ऊपर चिबियों का प्रभाव था। शाही शहरों की संरचनाओं के निर्धारण में इसकी प्रमुख भूमिका थी। फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती को दरगाह और उनका जीवंत प्रमाण है। मुगल काल के दौरान सफेद संगमरमर का प्रयोग बहुत यातायात हो गया, जो लौकिक सत्ता और धार्मिक सत्ता के संबंध का प्रतीक है। अनेक नगरों में सम्राटों ने कारवा सराय का निर्माण करवाया, जो व्यापारियों और यात्रियों के रहने के लिए था। आगरा में लगभग 80 कारवा सराय थे। सबसे आकर्षक कारवा सराय का निर्माण नूरजहां ने यमुना नदी के किनारे करवाया था। मुगलकालीन नगरों में उद्यान निर्माण की भी परंपरा थी। ये उद्यान पेड़ पौधों और पुष्पों से सजे व आकर्षक होते थे। इनका प्रयोग कई प्रकार से किया जाता था, जैसे शरण स्थल, मनोरंजन का केंद्र, उत्सव और अभिनंदन की जगह, राज्यारोहण और पदच्युत स्थान और कब्र। उद्यान शासकीय आवासीय परिसरों के साथ अमीरों के निवास स्थान भी होते थे। यहाँ सम्राटों ने उद्यानों का निर्माण करवाया था, जैसे बाबर का बाग-ए-झर अफसा, हुमायूं का चहारबाग, शाहजहां का शालीबाग, निशांत बाग इत्यादि।